हेलो दोस्तों, वेलकम टू एसिड क्लासेस। हम कर रहे हैं अपनी 30 डेज 90 करंट अफेयर्स की सीरीज, जिसमें हम लोग पर डे कुछ ऐसे टॉपिक्स कवर करते हैं जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। इस सीरीज के माध्यम से हम लोग 30 दिन के अंदर 90 से ज़्यादा करंट अफेयर्स के टॉपिक्स को कवर करेंगे, जिससे आप पेपर में आने वाले मैक्सिमम सवालों को सॉल्व कर पाएँ। अगर आपने ये वीडियो नहीं देखी है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और उसकी प्लेलिस्ट भी बनी हुई है, आप जाकर देख सकते हैं। क्योंकि इस वीडियो में हम टॉपिक्स के साथ साथ प्रीलिम्स और मेंस के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और कुछ स्टैटिक डेटा एंड फैक्ट्स को भी पढ़ते हैं। तो अगर आप स्टेट पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं या यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, तो ये वीडियो आपके लिए एक वन स्टॉप सोल्यूशन होने वाला है। इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, जिससे आपकी कोई भी अपडेट मिस ना हो। बात करते हैं आज की वीडियो की। तो आज हम सबसे पहले पढ़ेंगे इंपॉर्टेंट डे, उसके बाद कुछ शॉर्ट न्यूज़ को देखेंगे और कुछ लॉन्ग न्यूज़ को देखेंगे, जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट हो सकती हैं। ठीक है, तो अब बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए, तो पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। लिंक मैंने दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में। ऐसे क्लासेस के नाम से आपको इस तरीके का आइकन दिखेगा, आप जाके चैनल को ज्वाइन कर लो, जिससे सारी पीडीएफ और जितनी भी अपडेट्स होंगी वो सारी आपको इस पे मिल जाएगी। इसके अलावा यूपी आरओ की सीरीज भी चल रही है डे वाइज। डे 3 तक जो है कंप्लीट हो चुकी है। अगर आपने नहीं देखी है तो वो भी जाके देख लो, उसकी भी प्लेलिस्ट मैंने बनाई हुई है। ठीक है, तो अब बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं डिस्कशन। तो सबसे पहले यहाँ पे आपको पोर्शन ऑफ द डे बताना है, यानी कि आपको इसका आंसर कमेंट पे देना है। क्वेश्चन ये कह रहा है कि मॉडर्न एम्परर अशोका इज रेफर्ड एज अशोक वर्धन इन विच ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है, तो यहाँ पे आपको बताना है कि अशोक वर्धन नाम से अशोक को किस टेक्स्ट में जो है बताया गया है। ऑप्शन जूनागढ़ स्क्रिप्शन, बी हो गया पुराण, सी है नितलूर माइनर वॉक एडिक्ट मास के लिख। ठीक है, तो आपको इसका आंसर फॉरवर्ड में बताना है, जिससे आपका स्टैटिक पोर्शन में रिवाइज होता जाए। ठीक है, तो आप जो है आगे बढ़ते हैं तो समझते हैं कि अब हमको कौन कौन से इंपॉर्टेंट डे पढ़ने हैं, क्योंकि यूपी पीसीएस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो बहुत ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट होते हैं लेस। तो सबसे पहले 1 जून की बात करते हैं। तो 1 जून को मनाया गया था वर्ल्ड मिल्क डे। उसके बाद मनाया गया था ग्लोबल पेरेंट्स डे। ठीक है, ये 2 दिन नाम याद रखिएगा। इसके बाद सेकंड जून की अगर हम बात करते हैं तो इंटरनेशनल सेक्स वर्कर्स डे इसे मनाया गया है। तेलंगाना जो स्टेट में उसका फॉर्मेशन डे मनाया गया है। आपको एक क्वेश्चन का आंसर कमेंट में बताना है कि तेलंगाना हमारे देश का बना कौन सा राज्य था। ठीक है, और ये किस वर्ष में स्थापित किया गया था। ठीक है, ये सारे आंसर आप कमेंट में बताइएगा। 3 जून की बात कर लेते हैं तो इसमें मनाया गया है वर्ल्ड बाइसिकल डे। 4 जून की यानी कि आज की अगर हम बात करें तो इसमें मनाया गया इंटरनेशनल डे ऑफ इनोसेंट चिल्ड्रन विक्टिम्स ऑफ अग्रेशन। ठीक है, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो सकता है आपके लिए कि इंटरनेशनल डे है और ऊपर से जो है चाइल्ड टेक के ऊपर है, तो ये थोड़ा-सा आपके लिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, तो 4 जून को ये डे मनाया जाता है। ठीक है, अब जो है हम लोग शॉर्ट न्यूज़ की तरफ बढ़ते हैं और समझते हैं कि कौन-कौन सी शॉर्ट न्यूज़ आपको आज कवर करनी है। तो सबसे पहले जो न्यूज़ है वो एक स्कीम है जो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने लॉन्च की है। इस स्कीम का नाम है ऑनररी रैंक प्रमोशन स्कीम। ठीक है, ये एक सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स यानी कि जो सीएपीएफ है और आसाम राइफल के जो रिटायरिंग पर्सनल होते हैं, उनके लिए ये स्कीम लॉन्च की गई है। इस स्कीम के माध्यम से ये बताया गया है कि सीएपीएफ या फिर असम राइफल से कोई भी जवान या जूनियर ऑफिसर का रिटायर होता है, जैसे कि कांस्टेबल हो गया, ठीक है, हेड कांस्टेबल, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर हो जाते हैं, इसमें सब इंस्पेक्टर हो जाते हैं। वो अगर रिटायर होते हैं तो उनको एक ऑनररी प्रमोशन मिलेगा। इसका अर्थ ये हुआ कि जो भी रैंक पर रिटायर हो रहे हैं उनको एक लेवल ऊपर का जो है ऑनररी रैंक दिया जाएगा। लेकिन यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट बात ये है कि ये केवल उनके रिटायरमेंट के डे पे ही दिया जाएगा। इसका पूरा मोटिव क्या है? तो इस स्कीम का मेन ऑब्जेक्टिव ये है कि रिटायरिंग जवान और ऑफिसर की इज्जत की जाए, उनको प्राइड दिया जाए और उनके मोराल को जो है बूस्ट किया जाए। ठीक है, तो इस स्कीम का पूरा एम ये है, और आपको ये याद रखना है कि किस मिनिस्ट्री के द्वारा ये लॉन्च की गई है। ठीक है, तो वो की गई है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के द्वारा। आगे बढ़ते हैं तो आगे एक और इनिशिएटिव है जो कि स्कीम के ही ऊपर है। बेसिकली क्या है, ये इंडियन पोस्ट ने लॉन्च किया है। ये टॉपिक बेसिकली यूपीएससी करंट अफेयर्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकता है, क्योंकि ना ये डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर के विजन को आगे बढ़ाता है। ठीक है, यहाँ पे बात कर लेते हैं कि ध्रुवा डिजिटल एक्सेस सिस्टम बेसिकली है क्या। तो बात ये है कि ध्रुवा का फुल फॉर्म अगर हम बोले तो डिजिटल हब फॉर रेफरेंस एंड यूनिक वर्चुअल एड्रेस इसकी फुल फॉर्म है। इसके बाद अगर हम बात करें तो ये एक जियो कोडेड स्टैंडर्डाइज और इंटरऑपरेबल डिजिटल एड्रेस सिस्टम होगा, जिसका मेन एम है इंडिया में हर फिजिकल एड्रेस को एक यूनिक डिजिटल आइडेंटिटी देना। इसके अलावा ये सिस्टम एक नेशन वाइड डिजिटल एड्रेस डीपीआई यानी कि डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने की तरफ एक बड़ा कदम होने वाला है। जिस तरीके से आधार होता है और यूपीआई आईडी होती है, उसी तरीके से जो है इसको बनाने का एक प्लान किया जा रहा है। ठीक है, तो ये एक थोड़ा सा प्ले इंपॉर्टेंट हो सकता है। बढ़ते हैं आगे अगली न्यूज़ की तरफ। तो अगली न्यूज़ बेसिकली बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्कियोलॉजिकल डिस्कवरी के बारे में है, जो अभी न्यूज़ में है, और तमिलनाडु के कन्याकुमारी डिस्ट्रिक्ट जो है इसकी खोज की गई है। बेसिकली बात यह है कि यहाँ पर न्योलिथिक एज के रॉक ग्रुप्स जो है मिले हैं, जो वेपन्स को शार्पन करने के लिए यूज़ होते थे।
ये डिस्कवरी बेसिकली आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने की है, जिसको हम शॉर्ट में एएसआई बोल देते हैं। थोड़ा सा डिटेल में अगर हम चर्चा करते हैं तो बेसिकली क्या है ना कि ये ग्रुप्स जो है बेसिकली 10,000 बीसीई के माने जा रहे हैं। यानी इसका अर्थ अगर मैं बताऊँ तो ये नियोलिथिक एज के बिल्कुल शुरुआत के समय के माने जा रहे हैं। इन ग्रुप्स का यूज़ जो है लोग अपने स्टोन टूल्स को और वेपन्स को जो है तेज़ करने में यानी कि उनको शार्प करने के लिए करते थे, ठीक है? अब आगे बढ़ते हैं तो अगली न्यूज़ समझते हैं, तो वो है बेसिकली नेशनल फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड 2025 के बारे में। बेसिकली बात ये है कि हमारे देश के जो राष्ट्रपति हैं, उन्होंने वर्ष 2025 के लिए जो है नेशनल फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड जो है वो राष्ट्रपति भवन में प्रदान किए हैं। ये अवार्ड बेसिकली उन नर्सेस को दिया जाता है जो हेल्थ केयर में, एजुकेशन में या एडमिनिस्ट्रेशन में जो है एक्सेप्शनल जो है सर्विस करती हैं, ठीक है? तो उनके काम को जो है वो प्रमोट करने के लिए, उनके काम को जो है एक अवार्ड देने के लिए, उनको सम्मानित करने के लिए इस तरीके का अवार्ड दिया गया है। इसका नाम बेसिकली जो है फ्लोरेंस नाइटिंगेल के नाम पे रखा गया है। नाम से आप समझ रहे होंगे। बेसिकली जो एक मॉडर्न नर्सिंग की फाउंडर मानी जाती है, ठीक है? तो यहाँ पर हमने जितनी भी शॉर्ट न्यूज़ थी वो कवर करी। अब थोड़ा-सा हम लॉन्ग न्यूज़ की तरफ बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हमको जो पढ़नी है न्यूज़ वो है पर्सनैलिटी एंड पब्लिसिटी राइट्स, ठीक है? अब ये क्या है, देखो इससे क्वेश्चन भी आ चुका है यूपीएससी से प्रीवियस ईयर में। अगर आप जाके देखेंगे तो मुझे एग्ज़ैक्ट ईयर नहीं याद आ रहा है, बट इससे क्वेश्चन ज़रूर आया हुआ है, ठीक है? तो आप जाके प्रीवियस ईयर में देखना। अब आगे समझते हैं ये न्यूज़ बेसिकली कॉन्टेक्स्ट में क्यों है। तो बात ये है कि यही दिल्ली हाई कोर्ट ने बहुत ही ज़्यादा एक डायनामिक डिसीजन लिया है। बेसिकली बात ये है कि इसमें बेसिकली जो सद्गुरु रेशा फाउंडेशन के जो फाउंडर हैं, उनके नाम का, इमेज का, वॉइस का अनऑथराइज़ यूज़ किया जा रहा है। स्पेशली एआई जनरेटेड जो डीप फेक्स वीडियोज़ होती हैं, आप देखते हैं, उसके माध्यम से जो इनके फेक इंटरव्यूज़ चलाए जा रहे हैं, ठीक है? फेक पॉडकास्ट चलाए जा रहे हैं, ठीक है? तो इसलिए जो है इन्होंने जो है इस तरीके की जो अपील रखी हाई कोर्ट के सामने, और हाई कोर्ट ने जो है इस पे अपना डिसीजन दिया, जिस पे उन्होंने रोक लगा दी कि इस तरीके का आप कोई भी इस्तेमाल नहीं कर सकते किसी भी वॉइस का। लेकिन अगर यूपीएससी के रेलेवेंसी की मैं बात करूँ आपसे, तो आप इसको जीएस पेपर 2 से कनेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद जो है जीएस पेपर 3 की बात करते हैं, तो ये साइबर सिक्योरिटी का भी एक इश्यू आपके सामने निकल के आ रहा है। एक अब हम बात करते हैं कि पर्सनैलिटी राइट और पब्लिसिटी राइट होते क्या है? तो बात ये है कि पर्सनैलिटी राइट्स का जो अर्थ होता है वो बेसिकली किसी भी व्यक्ति का अपनी आइडेंटिटी, जैसे कि नाम हो गया, है ना? इमेज हो गई, वॉइस हो गई, सिग्नेचर या अपीयरेंस को जो है वो कमर्शियल यूज़ को कंट्रोल करने का एक अधिकार होता है। एक और इम्पोर्टेंट बात यहाँ पे ये है कि ये बेसिकली 2 पार्ट में डिवाइड होते हैं। पहला है राइट टू प्राइवेसी, ठीक है? अब बात राइट टू प्राइवेसी की कहाँ से आई यहाँ पे? तो बात ये है कि आर्टिकल 21 के अंतर्गत हर सिटीज़न को अपनी प्राइवेसी का राइट है। अब ये एक प्राइवेसी का मामला ही है कि आपकी आवाज़ को जो है गलत तरीके से यूज़ किया जा रहा है, ठीक है? उसके बाद जो है इसमें राइट टू पब्लिसिटी का भी एंगल आता है। तो बात ये है कि इसका अर्थ ये होता है कि किसी भी व्यक्ति का नाम, इमेज बिना परमिशन के कमर्शियल यूज़ इसमें नहीं किया जा सकता। इसीलिए बात ये है कि कोई भी संस्थान जो है आपके इन सब चीज़ों का इस्तेमाल तभी कर सकती है जब आप प्रॉपर कॉन्टैक्ट करते हैं। ठीक है? अब बेसिकली क्या है ना कि ये राइट्स बेसिकली इंश्योर करते हैं कि किसी की आइडेंटिटी का मिसयूज़, डिस्टॉर्शन ना हो या कमर्शियल एक्सप्लॉइटेशन जो है ना किया जाए। आगे बढ़ते हैं तो समझते हैं इसके लीगल एंड कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविज़न क्या है भारत में, ठीक है? तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं तो कॉपीराइट एक्ट आता है जो 1957 का है। अब यूपी पीसीएस के पॉइंट ऑफ व्यू से ये थोड़ा-सा इंपॉर्टेंट हो जाएगा क्योंकि इसमें डेट दी हुई है। डेट के साथ-साथ आपको एक्ट पता चल जाएगा ये कब आया है, क्योंकि यूपी पीसीएस में इस तरीके से क्वेश्चन आते हैं मैच द फॉलोइंग करने को, कि आपको लगाना होता है कि ये एक्ट कब आया था, या फिर क्रोनोलॉजी भी आ सकती है कि ये एक्ट कब आया, फिर उसके बाद दूसरा एक्ट कब आ रहा है, ठीक है? तो थोड़ा-सा डेट भी आप याद रखिए। बेसिकली इस एक्ट के माध्यम से जो है परफॉर्मर्स को उनके वर्क पर राइट मिलते हैं, जिसमें जो है उनकी इमेज भी आती है और तो वॉइस भी आती है, ठीक है? ये कोई केवल ब्रिटिल और कोई पीडीएफ फॉर्मेट नहीं है, इसमें आपकी वॉइस भी इम्प्रूव होती है। जिसके बाद जो ट्रेडमार्क्स एक्ट है, जो कि 1999 का है। बेसिकली क्या है कि आप अपने नाम का ट्रेडमार्क की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। के बाद बात करते हैं तो टॉर्ट ऑफ कॉसिल ऑफ की बात हो रही है। तो बेसिकली बात ये है कि किसी की आइडेंटिटी का मिसलीडिंग जो है कमर्शियल यूज़ नहीं किया जा सकता। कोई गलत तरीके से कोई वीडियो चला दी गई, ठीक है? अगर सपोज़ मान लो कि कोई बड़ी कंपनी है जिसको अपना ब्रांड का प्रमोशन कराना है, लेकिन वो नहीं चाह रही पैसा खर्च करना, कि अगर आप ब्रांड एम्बेसडर लेके आते हो तो वो पैसा चार्ज करेंगे, बट वो नहीं देना चाह रही है। तो इसलिए क्या होगा कि वो एआई से जो है फेक वीडियोज़ बना सकती है, फेक वॉइस डिटेक्ट कर सकती है और वो पब्लिक में ला सकती है। अगर इस तरीके के राइट नहीं हुए, पब्लिक जो है इससे भ्रमित हो सकती है कि अगर कोई गलत चीज़ चल रही है ना? उसके पब्लिक को तो यही लगेगा कि अरे इतने बड़े, इतने सामान्य व्यक्ति ने ये चीज़ बोली है तो हो सकता है कि ये सही हो, लेकिन एक्चुअल चीज़ अलग हो सकती है। इसलिए जो है अगर ये राइट नहीं होंगे ना, इस तरीके का एक्सपेक्टेशन भी जो है होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, ठीक है? उसके बाद जो आईटी रूल और एडवाइज़री भी कुछ यहाँ पे जारी की गई है। इसमें बात की गई है कि ऑनलाइन कंटेंट और एआई टेक को रेगुलेट किया जाएगा।
लेकिन अभी तक जो है इसमें डेडिकेटेड एआई लॉ नहीं आए हैं, ये इम्पोर्टेंट हो सकता है आपके लिए। इसमें एआई डेडिकेटेड लॉ नहीं है, तो ये थोड़ा-सा इम्पोर्टेंट था, जहाँ पे हमने इस चीज़ के बारे में डिटेल में समझा। अब यहाँ पे जो है प्रीलिम्स का क्वेश्चन है, बेसिकली इसमें ये कह रहा है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स बेस्ट डिस्क्राइब पर्सनैलिटी राइट्स एज़ रिकॉग्नाइज्ड इन इंडिया। तो इसका जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी, राइट्स टू कंट्रोल द कमर्शियल यूज़ ऑफ वन्स आइडेंटिटी इंक्लूडिंग नेम, इमेज एंड वॉइस। ठीक है, तो इसमें सारी चीज़ें इंक्लूड होती हैं। इसके बाद जो है मैंने एक मेंस का क्वेश्चन भी दिया हुआ है, आप देख सकते हैं। अगर आपको आंसर राइटिंग करनी हो तो आप उसके आंसर राइटिंग भी कर सकते हैं। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट की तरफ। तो बेसिकली वो है नक्शा, यानी कि नेशनल जियोस्पेशियल नॉलेज बेस्ड लैंड सर्वे ऑफ अर्बन हैबिटेशन प्रोग्राम। ठीक है, तो नक्शा प्रोग्राम के बारे में समझते हैं। बात ये है कि हमारी जो मिनिस्ट्री है रूरल डेवलपमेंट ने नक्शा प्रोग्राम का सेकंड फेज जो है वो लॉन्च किया है। नक्शा की अगर हम फुल फॉर्म की बात करते हैं तो वो है नेशनल जियोस्पेशियल नॉलेज बेस्ड लैंड सर्वे ऑफ अर्बन हैबिटेट्स। ठीक है, ये इनिशिएटिव बेसिकली डिजिटल इंडिया लैंड रिकॉर्ड मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम जो है उसके अंडर में आता है, और इसका जो मेन फोकस है वो बेसिकली अर्बन लैंड रिपोर्ट्स को एक्यूरेट, ट्रांसपेरेंट और डिजिटल बनाना है। ठीक है, तो यहाँ पे याद रखना अर्बन जो लैंडस्केप है उसको ट्रांसपेरेंट बनाने का यहाँ के काम चल रहा है। अब बात करते हैं यूपीएससी के रेलेवेंसी की, तो आप इसको जीएस पेपर 2 से कनेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद आप इसको जीएस पेपर 3 से भी जोड़ सकते हैं। तो अब समझते हैं कि ये नक्शा बेसिकली है क्या, इसको थोड़ा डिटेल में समझते हैं। तो बेसिकली क्या है ना कि इसका ऑब्जेक्टिव की अगर हम बात करते हैं तो अर्बन लैंड रिकॉर्ड्स को मॉडर्न जियोस्पेशियल टेक्नोलॉजी से डिजिटलाइज करने का इसका एक मोटिव है। ये पूरे सिस्टम को ट्रांसपेरेंट बनाने का काम करना चाह रहा है। ठीक है, रिकॉर्ड कीपिंग को सेंट्रलाइज करना इसका एक उद्देश्य है। प्रॉपर्टी ट्रांजैक्शन को सिंपल बनाना इसका एक उद्देश्य है, और लैंड डिस्प्यूट्स को जो है कम करना इसका एक उद्देश्य है। क्योंकि अगर डिजिटल होंगी चीज़ें तो इस पे डिस्प्यूट्स भी कम हो सकते हैं। ठीक है, क्योंकि ऑन पेपर में कुछ भी हो सकता है अगर ऑन रिकॉर्ड नहीं है आपके पास, लेकिन यहाँ पे डिजिटल रिकॉर्ड रहेंगे तो इसमें कोई भी डिस्प्यूट होने की संभावना बहुत न्यूनतम हो जाती है। ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा कि पूरी तरीके से खत्म हो जाएगी, बट हाँ डिस्प्यूट जो है कुछ न्यूनतम तो होंगे ही। ठीक है, बात करते हैं कि इसका इम्प्लीमेंटेशन कैसे होता है। ठीक है, तो देखो पहली बात तो ये है, ये फेज़ 1 की बात अगर हम करें तो 152 अर्बन लोकल बॉडीज़ जो हैं वो पायलट प्रोजेक्ट की तरफ से स्टार्ट हुआ है ये। ठीक है, जिसमें जो है 26 स्टेट और 3 यूनियन टेरिटरीज़ में शामिल थी। उसके बाद जो है इसमें टारगेट उन सिटीज़ का था जिनका एरिया जो है 35 स्क्वायर किलोमीटर से कम होता है और पॉपुलेशन जो है वो 2 लाख से कम थी। उसके बाद जो है ये हाई प्रिसिजन मैपिंग के लिए एरिया सर्वे करता है, ड्रोन्स का इसमें इस्तेमाल किया जाता है, और वेब जीआईएस प्लेटफॉर्म का जो है इसमें यूज़ किया जा रहा है। ठीक है, फिर जो है इसका एम बेसिकली क्या है कि 5 साल में पूरे अर्बन इंडिया को इसमें कवर करना इसका एक एम है। अब यहाँ पे फेज़ 2 की बात करते हैं, जो कि अभी हम बता रहे हैं कि फेज़ 2 इसमें लॉन्च किया गया है। तो बेसिकली क्या है कि अब जो फ़ोकस है वो कैपेसिटी बिल्डिंग पर है, स्किल एनहांसमेंट पर जो है इसका फ़ोकस किया जा रहा है। इसमें बेसिकली जो है 304 अर्बन लोकल बॉडीज़ और डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर को 157 यूएलबी से नॉमिनेट किया गया है। ठीक है, जिनको जो है जियो स्पेशल टेक्नोलॉजीज़ और डिजिटल लैंड सर्वे की ट्रेनिंग दी जा रही है। ठीक है, ट्रेनिंग मॉड्यूल्स की बात अगर कर लें तो इसमें जो है जीएनएसएस, ईटीएस बेस्ड सर्वेइंग, वेब जीआईएस एप्लीकेशन, लैंड पार्सल मैपिंग और लीगल एडमिनिस्ट्रेटिव एस्पेक्ट जो है कवर किए जा रहे हैं इसमें। ठीक है, फंडिंग की अगर हम बात करते हैं तो जो 100% जो है वो सेंट्रली फंडेड स्कीम है। पायलट फेज का जो आउटले लगभग 194 करोड़ का है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है आपके लिए कि 100% जो है वो सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है। इसमें राज्यों से कोई भी भाग नहीं लिया जा रहा है। ठीक है, यहाँ पे हमने नक्शा प्रोग्राम के बारे में पूरा डिटेल में समझा। अब जो है इसका प्रीलिम्स से रिलेटेड क्वेश्चन है कि द नक्शा प्रोग्राम रिसेंटली इन न्यूज़ इट इज प्राइमरीली रिलेटेड टू, तो इसका सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, अर्बन लैंड रिपोर्ट डिजिटाइजेशन। ठीक है, यहाँ पर हमने मेंस का क्वेश्चन दिया हुआ, आप इसका आंसर लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमने आज की जितनी भी न्यूज़ थी कवर कर ली। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो और वीडियो को शेयर करो ज़्यादा से ज़्यादा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, बाय।